नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा लेखिका प्रियंका गुप्ता जी की कहानी उसकी कहानी। देश की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। कहानियां लिखने के साथ साथ हाइकू, तांका, सेदोका, चोका, माहिया, कविता और गजलें आदि भी लिखी और प्रकाशित हुई हैं। इनके 2 कहानी संग्रह और 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। समय समय पर इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत सी कहानी, उसकी कहानी। उस दिन पहली बार वह मेरे पास आकर बैठी थी। देखती तो मैं उसे अक्सर रहती थी, पर यह पहली बार था जब वह अपने बच्चे को लिए हुए मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मैंने किताब से नजर उठाई और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। बदले में उसके चेहरे पर भी एक चमक भरी मुस्कुराहट फैल गई। आप पढ़ती हैं? उसके चेहरे पर उत्सुकता भरा प्रश्न तैर रहा था। अरे नहीं, मैं हंस दी। पढ़ाई छोड़े हुए तो जमाना हो गया। मैं लिखती हूँ। लिखती हैं? क्या लिखती हैं? वह अब भी मेरे बारे में जानने को उत्सुक थी। मैं लेखिका हूँ, कहानियां लिखती हूँ। वह खामोश रह गई, जैसे कुछ सोच रही हो। उसके चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे उत्तर से निराश है या फिर किसी गहन विचार में डूबी हुई है। आप कैसी कहानियां लिखती हैं? जाने क्यों उसकी उत्सुकता देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। कहानियां तो जिंदगी की ही होती हैं। मैंने उसे अपना वही घिसा पिटा सा जवाब दिया। अपने आसपास के लोगों की, माहौल की, दुनिया में घट रही घटनाओं की, वैसे ही जैसे लोग समाचार लिखते हैं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर टांग दी। अरे नहीं, समाचार तो किसी खबर को ज्यों का त्यों उसकी पूरी सच्चाई के साथ लिख देना होता है, पर कहानी में ऐसा नहीं होता। हम सच्ची बात पर कहानियां लिख तो सकते हैं, पर कहानी पूरा सच नहीं होती। मुझे लगा वह मेरे जवाब से संतुष्ट होकर वहां से चली जाएगी, ताकि मैं फिर से अपनी किताब की दुनिया में खो सकूं। पर वह तो अच्छा बोलकर जाने किन ख्यालों में डूबी हुई दूर कहीं नजरें टिकाए वहीं बैठी थी। मैंने भी अपनी पूरी तवज्जो अपने हाथ में पकड़ी कहानियों की किताब की ओर कर दी। अचानक झूले के पास से अपनी बच्ची की आवाज सुन वह उठ खड़ी हुई। 2 कदम आगे बढ़कर सहसा मुड़ी और मुझसे बोली, आप मेरी कहानी लिखेंगी? उसके अचानक पूछे गए इस सवाल से मैं हड़बड़ा गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहने को तो मैंने कह दिया, पर अगले ही पल लगा शायद गलत किया। वह चेहरे पर संतुष्टि भरी निश्चिंतता लिए हुए वहां से चली गई, तो मैंने भी असहजता का भाव अपने ऊपर से झटक दिया। कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके ऊपर भी कहानी लिखी जानी चाहिए। यह भी शायद उनमें से ही एक थी। आज कहा है तो कल भूल भी जाएगी। नॉट अ बिग डील। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मौसम अचानक से ठंडा हो गया था, इसीलिए मेरा भी नीचे बगीचे में जाना बंद हो गया था। इतनी गलन पड़ रही थी कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता था। ऐसे में नीचे बगीचे की ठंडक में कौन बैठता। ठंड के बावजूद सोसाइटी के कई बच्चे माओ के मना करने के बाद भी वहां खेलने आ ही रहे थे। उनकी किलकारियों से बिना बाहर झांके भी इतना तो पता चल ही जाता था। लगभग 5 दिनों की शीतलहरी के बाद धूप निकली तो फटाफट घर के सारे कामों से फुर्सत पाकर अपना अकड़ा बदन सीधा करने के लिए मैं फिर बगीचे में बैठने जा पहुंची। हमेशा की तरह हाथ में एक किताब थी। इधर 3-4 दिन की ठंड में किताब भी पढ़ने का मन नहीं किया था। बस काम खत्म करके रजाई ओढ़ के सो जाती थी। उस अधूरे पढ़े नॉवेल की घटनाओं में डूबे हुए कितना वक्त बीत गया पता नहीं चला। सहसा उसकी आवाज से चौंक कर मैंने सिर उठाया तो देखा गोद वाले बच्चे को लिए हुए वह मेरे सामने खड़ी थी।
आपने कहानी लिखी? उसके चेहरे पर एक मासूम सी उत्सुकता थी। पल भर मुझे समझ ही नहीं आया वह किस कहानी की बात कर रही है। फिर अचानक उस दिन हुई हमारी बातों का ध्यान आया। इतना आसान नहीं है कहानी लिखना, और वैसे भी हर किसी पर कहानी लिखी भी नहीं जाती। कुछ खास होना चाहिए ना कहानी लिखने के लिए। उसका चेहरा बुझ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या जरूरत थी इतना साफ गोई बोलने की? मैं यह भी तो कह सकती थी कि अभी वक्त नहीं मिला, जल्दी ही लिखूंगी। पर अब क्या हो सकता था? बात का तीर तो अपनी कमान से निकल चुका था। अब चाहे वह उस तीर से घायल होती या फिर मेरा निशाना चूकता, दोनों पर ही जैसे मेरा वश नहीं था। कुछ पल अपनी फीकी नजरों से मुझे ताक कर वह वहां से धीरे कदमों से वापस अपने बच्चे की ओर मुड़ गई। मैंने उसे आवाज देना चाहा तो, पर पता नहीं क्या सोचकर खुद को रोक लिया। पर मेरी निगाहें उसी पर लगी रहीं। नॉवेल पढ़ने में दिल ही नहीं लगा। कुछ ही देर में जैसे सब कुछ भूल भाल कर वह अपनी बच्ची के झूले को ऊंची पेंग भरते देख बच्ची के साथ ही किलकारी सी भरने लगी। मुझे संतोष हुआ, गिल्ट भी थोड़ा कम हो गया। जितना सोच रही थी उतना असर शायद उस पर हुआ ही नहीं था। मैं ही शायद हर बात पर फालतू में अधिक सोचती हूँ। यहां तो वह बिल्कुल सामान्य थी। बात मानो आई गई हो गई थी। अब भी वह लगभग रोज ही मुझे अपने बच्चों के साथ बगीचे में दिखती। अधिकतर तो वह दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुरा देती। बदले में मैं भी एकाध मुस्कुराहटें उसकी तरफ उछाल देती। हम दोनों बस इतने से आपसी परिचय से मानो संतुष्ट थे। जाड़ा भी अब उतार पर था, सो बगीचे में मेरे जाने का क्रम भी अब गड़बड़ाने लगा था। कभी कभी तो 2-3 दिन बीत जाते और मैं अपने नर्म गुदगुदे बिस्तर में ही घुसकर कुछ कुछ लिखती पड़ती। जब मन उकता जाता तो फिर से खुलेपन की चाहत में नीचे उतरकर किसी पेड़ के नीचे बैठी धूप छांव संग मैं भी वक्त बिता लेती। धूप के बढ़ते तीखेपन की वजह से शायद वह भी इधर कम ही आ रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कोई घनिष्ठता न होने के बावजूद उसके न दिखने को मैं अक्सर मिस करने लगी थी। और एक दिन शायद दिल को दिल की राह मिली। मुझे नीचे आकर बैठे मुश्किल से 10 ही मिनट बीते थे कि अचानक उसकी धीमी आवाज से मैं चौंक पड़ी। मैं आपके पास बैठ जाऊं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं फिर हड़बड़ा गई। इतने मामूली सवालों पर भी मैं क्यों हड़बड़ा जाती हूँ? कोशिश करने पर भी समझ नहीं पाती। बिना कुछ बोले मैंने हल्का सा खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। थकी सी वह वहीं बैठ गई। बेटे को भी उसने घास पर बैठा दिया, जो अगले ही पल तिनकों से खेलने में व्यस्त हो गया। आज कई दिनों बाद मैंने उसे फिर करीब से देखा था। चेहरा थोड़ा निस्तेज लग रहा था। गौर से देखा तो कुछ कमजोर भी लगी। दुबली पतली तो पहले से ही थी, पर आज जैसे बीमारी वाला दुबलापन था। तबीयत ठीक नहीं क्या? बड़ी कमजोर लग रही। मैंने एक सोसाइटी में रहने के कारण अपना पड़ोसी धर्म निभाने की फॉर्मेलिटी में पूछ भी लिया। मुझे कैंसर है, अभी हाल में ही पता चला है। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखकर कहा और फिर से अपना ध्यान दूर खेलती अपनी बच्ची की तरफ घुमा लिया। कैसे? पूछते ही मुझे अपने सवाल के बेतुकेपन का एहसास हो गया। मेरा मतलब किस तरह का कैंसर? कौन सी स्टेज? कैंसर तो कैंसर होता है। किस तरह का या किस जगह का, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा वाला यूट्रस का है, आखिरी स्टेज। मेरी तरफ देखे बिना उसने जवाब दिया और फिर वहीं पास पड़ी एक डंडी से बेवजह पैरों के पास की घास खुरचने लगी। अचानक से मेरे पास शब्दों का टोटा पड़ गया। अक्सर मेरी कहानियों की तारीफ में रंजन जब भी कहते, वाह कहाँ कहाँ से गढ़ती हो ये सब, तुम तो भाई वाकई में शब्दों की जादूगर हो, तो मुझे अपनी काबिलियत पर हल्का सा गर्व होता। पर इस समय तो मेरी जादूगरी का झोला तो जैसे पूरा खाली था।
मैंने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। कहते हैं हर स्पर्श की भी एक भाषा होती है। उस समय शायद वह भाषा अपने पूरे अर्थ के साथ उसको समझ आ गई थी। तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया। मुझे नहीं मालूम मेरे शरीर में ये कैंसर कब और कहाँ से आया, पर इसका जो दर्द है ना, वो मेरे लिए कोई नया नहीं होगा। उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द तो मैंने बरसों बरस झेला। इसके लिए तो डॉक्टर दवा से तकलीफ कम करने की कोशिश कर सकते हैं, पर मेरे दर्द के लिए तो कोई डॉक्टर भी नहीं था मेरे पास। अपनी डबडबाई आंखें उसने फिर से नीचे की घास पर टिका ली। उसकी बातें मुझे पहेली सी लग रही थी। ये क्या अजीब सा बोल रही है? मतलब साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। कैंसर के अलावा कोई और बीमारी भी है क्या तुम्हें? बताओ, शायद मैं कोई डॉक्टर सजेस्ट कर सकूं। मैंने इस बार सप्रयास उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले की बात ज्यादा अच्छे से समझ आती है। मैं जिनके साथ रहती हूँ वो मेरे पति नहीं हैं और ना मेरे बच्चों के पिता। इतना बड़ा बम फोड़ते समय ना तो उसने पलकें झपकी और ना ही नजरें चुराई। मैं ही अचकचा गई और बेध्यानी में उससे 2 इंच परे भी खिसक गई। उसने भी मेरी इस हरकत को लक्ष्य कर लिया था। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की रेखा खिंच गई। इतना भर सुनकर ही आप मुझसे दूर सरक गईं। मेरी पूरी बात सुनकर तो शायद आपके नीचे से ये जमीन भी सरक सकती है। जाने क्यों अपनी ही बात पर उसे क्या मजेदार लगा कि कहते कहते वह खिलखिला पड़ी। उसके पास खेलते बच्चे को लगा माँ शायद उससे हंस रही, इसलिए वह भी बहुत जोर से खिलखिलाया। मुझे कोफ्त हुई। 2 पल पहले की मेरी सारी सहानुभूति हवा हो चुकी थी। मैं तो लेखिका हूँ, फिर भी कभी अपने लेखन में भी मैंने मर्यादा और संस्कार की कोई सीमा नहीं लांघी। और एक यह है निर्लज्ज, अपने ही गिरे कारनामों को याद करके कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही है। मैं जल्द से जल्द उससे दूर हो जाना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ बोले वहां से तुरंत उठने का उपक्रम करने लगी। पर बड़ी तेजी से मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे वापस अपने पास बैठा लिया। आधी बात हमेशा पूरे सच से भी ज्यादा खतरनाक और तकलीफ देह होती है, इसलिए मेरा पूरा सच सुनकर ही जाइए। हो सके तो इसे एक अजनबी की आखिरी इच्छा ही मान लीजिए। मैं चाहूं भी तो कभी किसी के साथ ज्यादा कठोर नहीं हो पाती, सो बेमन से ही मैं बैठ गई, पर अच्छी खासी दूरी बनाकर। आज के बाद ऐसी लड़की से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना जो 2 बच्चों की माँ होकर भी अपनी निर्लज्जता की गुलाम हो। मेरी भी शादी हुई थी आज से 5 साल पहले। अच्छा? रोकते रोकते भी मेरे मुंह से व्यंग्यात्मक रूप से अच्छा कुछ ऐसे निकला जिसका साफ अर्थ था, तुम्हारी जैसी लड़की को भी बच्चों के नाजायज कहलाने जाने की परवाह है क्या? मेरे व्यंग को समझकर भी उसने अनसुना कर दिया। सभी लड़कियों की तरह अपनी शादी से मैं भी बहुत खुश थी। गरीब घर की थी, पर गरीबी इतनी भी नहीं थी कि माँ बाप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नमक के साथ भी न दे पाएं। लेकिन मैं खुश इसलिए थी कि मेरी शादी में मेरे माता पिता को एक धेला भी नहीं खर्च करना पड़ा था। बारात में भी गिनती के 4 लोग आए थे। जो मेहमान थे सब मेरी तरफ के ही थे, नाते रिश्तेदार, मोहल्ले के, मेरी कुछ सहेलियां, बस। मेरे पति ने बोला था कि वो अनाथालय में पला बढ़ा है, तो उसके कोई रिश्तेदार हैं भी या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन पढ़ लिख कर शहर में अच्छा कमा खा रहा है, इसलिए 4 दोस्त यार जरूर बन गए। वही उसके बाराती भी थे। मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि मैं अपने घर की रानी बनकर रहूंगी, अपने पति के साथ अकेली, ना सास ससुर का झंझट, ना ननंद देवर जेठ की खिटखिट। जाने बीमारी की थकान थी या फिर कुछ और, पर बोलते बोलते वो थोड़ा सुस्ताने को रुकी। मेरे ऊपर ऊब तारी होने लगी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी राम कहानी,
मुझे क्या लेना देना। पर उसकी आखिरी इच्छा वाली बात ने मानो मेरे पैर बांध दिए थे। उसने 2-3 लंबी सांस खींची और आगे बताने लगी। विदा होकर उसके साथ शहर आई तो आम शादीशुदा लड़कियों की तरह मेरे भी शुरुआती 2-3 दिन उसी की बाहों में बीते। मेरे मन में भी भविष्य के सपने सजने लगे। 2 छोटे छोटे कमरों वाला मकान था, पर मेरे लिए वो ही किसी स्वर्ग जैसे घर की कल्पना में बिल्कुल फिट था। पर चौथा दिन आते आते मेरे स्वर्ग में जैसे नरक के दूत घुस आए। मेरा हर एक सपना पल भर में छिन्न भिन्न हो गया। उसका बच्चा उसके पैरों के सहारे खड़ा हो गया था। उसे अपनी गोद में बिठाने के लिए वह फिर से कुछ पल को रुकी। अब तक मेरा मन भी थोड़ा चौकन्ना हो गया था। जिसे निर्लज्ज समझ के दुत्कार रही हूं, कहीं वह बेचारी सद्या ब्याहता विधवा तो नहीं। पर अगले ही क्षण मेरे तार्किक दिमाग ने सिरे से इस संभावना को नकार दिया। 3 दिन की ब्याहता का अपने पति से एक बच्चा तो माना जा सकता है, पर यह दूसरा। और फिर अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसने स्वयं स्वीकारा था कि इस समय इसके साथ रहने वाला आदमी ना तो इसका पति है, न इसके बच्चों का बाप। मेरा मन फिर वितृष्णा से भर उठा। चौथे दिन मेरा पति जब शाम को घर आया तो उसके साथ एक और आदमी था। उसने आगे बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगा पति का कोई दोस्त होगा जो शादी में नहीं आया तो घर आया है मुझसे मिलने। अपने पति के कहे अनुसार मैं भी अच्छे से तैयार होकर चाय नाश्ता लेकर उसके सामने गई। पर 10 मिनट बीतते बीतते मेरा भ्रम भी मेरे सारे सपनों की तरह टूट गया, जब पता चला वो उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि मेरा पहला ग्राहक था। मैं अचानक चिहुक पड़ी। ये अभी क्या बोला इसने? सच जानकर मैं गुस्से से फट पड़ी। मेरे चिहुकने की तरफ ध्यान दिए बिना वह अपनी रौ में बोलती जा रही थी। ग्राहक शब्द तो मैं बोल रही, मेरे पति ने बोला तो यही कि वह उसका बॉस था जिसके हाथ में उसकी तरक्की फंसी थी। एक बार मैं उसे खुश कर देती तो वह अगले ही दिन उसके तरक्की के कागज पर साइन कर देता। उस एक पल में वो मेरे पति से मेरा दलाल बन गया था। मैं उसी समय वहां से निकलने लगी, पर उसने मेरे पांव पकड़ लिए, हमारे भविष्य की दुहाई दी, मेरे सिंदूर की कसम दी कि उसका सब कुछ बस मेरे हाथ में था। याद नहीं, पर शायद मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा था। लेकिन बदले में उसने मुझे कलेजे से लगाकर कहा, तुझे किस बात का डर है पगली? मैं तेरा पति हूं। मैं तेरी पवित्रता पर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, बल्कि आज तो तुम मेरे लिए एक देवी हो जो अपने पति के लिए उसकी इच्छा से इतना बड़ा त्याग करने जा रही हो। ये सब कहते हुए वो भी मेरे साथ रोने लगा। जाने मेरे दिमाग पर कौन सा पर्दा पड़ा कि थोड़ी देर रो धोकर मैं भी मान गई। उसने 2-3 लंबी सांसें लेकर बोलना जारी रखा। उसके बाद के 2-3 दिन बिल्कुल सामान्य बीते, जैसे आम घरों में बीतते हैं। मैं भी उस एक रात को किसी बुरे सपने की तरह भुलाने के लिए सहज रहने की कोशिश कर रही थी कि उसी शाम मेरे पति के साथ फिर कोई नया आदमी आया। इस बार उसने बोला, यह उसके बॉस का भी बॉस है। उस दिन वाले बॉस का अनुभव सुनकर उसे भी वैसा ही आनंद चाहिए। मैं बुरी तरह बिफर गई तो मेरे पति ने उस दिन जैसा ही दर्द भरा डायलॉग मारा और मैं जड़बुद्धि एक बार फिर उस पर भरोसा करके नरक के रास्ते एक सीढ़ी और उतर गई। उसके बाद तो जैसे यह अक्सर की बात हो गई, जब कोई न होता तो वो अपना पति धर्म निभाता। फिर किसी नए के आने पर अब मुझे मार पीट कर अपना काम निकलवाने लगा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे उसका फर्ज याद दिलाऊं, उसे फेरों के वक्त ली गई अपनी रक्षा के वचन को निभाने पर मजबूर करूं, पर कुछ नहीं हुआ। अब तो वो अक्सर गंदी गंदी गालियां देता था। मना करने पर लात घूंसे थप्पड़ों से मारता था। अंदर वाले कमरे में बंद करके मेरा खाना पीना सब रोक देता था, जब तक कि मैं उसका कहा न मानूं।
तुमने अपने घर पर खबर पहुंचाने की कोशिश नहीं की? मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। पहुंचाई थी खबर। खुद एक दिन मौका पाकर मैंने मायके के पास रहने वाले बनवारी काका के यहाँ फोन करके अपने पिता से बात की थी। रोते बिलखते हुए उनके दामाद की सारी हरकतें बताई, वहां से ले जाने की मिन्नतें की। पर मेरा बाप तो मेरे पति से भी बड़ा दलाल निकला। शादी के नाम पर 1 लाख रुपए में उसने मुझे बेच खाया था और अब मुझे अपने पति के साथ ही हर हाल में सुखी रहने की आदर्श शिक्षा दे रहा था। उस दिन मैं समझ गई, अपने मायके से मैं अपने माँ बाप का तर्पण करके ही आई हूँ। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था तो उस जगह के आसपास के लोग, मोहल्ले वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तुम किसी की मदद ले सकती थी। जाने क्यों उसे दी जाने वाली ये सलाह मुझे खुद ही बहुत खोखली लगी। कौन बोलता, दूसरे के फटे में कौन टांग फंसाता, और वो भी पति पत्नी का मामला। इस मामले में हमारा समाज ही नहीं, कानून भी तो अक्सर घरेलू मामला कहकर आपस में ही सुलटाने की सलाह देते हैं ना। बड़े शहरों में वैसे भी किसको किसकी पड़ी है, लेकिन मेरे मामले में तो मेरा पति बड़ा घुटा हुआ था। उसे पता था रात के अंधेरे में किसी का काला कारनामा अधिक चमक के साथ लोगों की आंखें चौंधियाता है, इसलिए वो ग्राहकों को अक्सर शाम के झुटपुटे या कभी कभी दिन के उजाले में लाता था। यही नहीं, बल्कि जिस समय अंदर के कमरे में कोई भेड़िया मेरे शिकार में लगा होता, वो घर के मालिक की तरह आराम से बाहर के कमरे में बैठकर न सिर्फ सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ टीवी देखता, बल्कि अक्सर दरवाजे के बाहर निकलकर 1-2 लोगों से दुआ सलाम करता, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा देता था। जब पति खुद घर में हो तो किस माई के लाल में हिम्मत होगी कि वो आकर उसकी बीवी की रक्षा करे। एक सुहागन का पट्टा गले में बांधकर अपने पति की छत्र छाया में दुनिया की निगाह में तो मैं वैसे ही सुरक्षित थी। तो ये आदमी जो तुम्हारे साथ है और ये बच्चे, मेरे बच्चे मेरे हैं ये तो जानती हूँ, पर और किसके हैं इसका पता मुझे भी नहीं। हाँ, जिस आदमी के बारे में आप पूछ रही हैं, दुनिया और समाज के सामने इन बच्चों को उसने ही अपने बच्चों का नाम दिया है। ये भी आया था मेरा ग्राहक बनकर, लेकिन जाने कैसे अपने आप मेरा दर्द जान भी गया और समझ भी गया। इतने लोगों में सिर्फ यही एक अकेला था जिसने मेरी बेबसी को समझा और मेरे पति को पूरा पैसा देने के बावजूद मेरी एक उंगली तक नहीं छुई। इसीलिए तुम इसके साथ चली आई। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ। कहाँ तो अभी कुछ देर पहले इसकी बातों के लिए वितृष्णा हो रही थी, कहाँ अब मैं खुद ही खोद खोद कर उससे हर बात पूछ रही थी। इसे अपना हमदर्द पाकर ही मैं खुश थी। अपने जीवन का बोझ क्यों बेवजह किसी पर डालती। मेरी बेटी पैदा हो गई थी, उसे खेलते बड़े होते देखकर मैंने अपने जीवन से खुद समझौता कर लिया था। जितनी देर मैं अपने पति का मनचाहा करती, उतनी देर वह मेरी बेटी का ध्यान दिए रहता। उसके लिए कपड़े, खिलौने, उसकी मनपसंद की खाने पीने की सब चीजें लाता। बेटी के सहारे मेरे मन के किसी कोने में आशा की एक पतली सी रोशनी उगने लगी थी। शायद अपनी बड़ी होती बेटी की वजह से ही वो एक दिन ये सब छोड़कर सुधर जाए। एक बेटी का बाप होने का एहसास शायद उसे इस गलीज रास्ते से बाहर आने का मकसद दे दे और हम सब पिछला सब भुलाकर एक परिवार बनकर रहें। इसी आशा में मैं दिन काट रही थी कि एक बार फिर पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई। पहले तो कुछ महीनों के लिए अपनी आमदनी कम होने की बात सोचकर वो बहुत बौखलाया, फिर शांत हो गया। फिर एक दिन वो पी कर आया, कुछ ज़्यादा ही। उसी नशे में उसने जिद पकड़ ली मेरी सोनोग्राफी की। मैं भी अड़ गई। मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, बेटी हुई तो भी नहीं। वो पति होने का फर्ज नहीं निभाता तो क्या, मैं माँ होने का फर्ज कैसे भूलूं। अपने जीते जी मैं अपने बच्चे का खून कैसे होने दे सकती हूँ।
पल भर रुककर वो आगे बोलने लगी। उस दिन शायद वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं था, इसलिए लड़खड़ाते हुए उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही समझाया जैसे घर में पहला आदमी लाने पर समझाया था। अरे पगली, कौन कहता है कि लड़की होगी तो गिराएंगे? इस बार दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक नया आदर्श। अगर बेटा होगा तो उसे गिरा देंगे। अपना भविष्य बेटा नहीं, बेटी सुरक्षित करेगी। उसकी आवाज भर्रा गई। उस एक पल में लगा मेरी पूरी दुनिया ही उलट गई और मैं काले विशाल अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के बस गिरती ही जा रही हूं। कहां जाकर रुकूंगी कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में मेरा पति तो नशे में बेसुध होकर लुढ़क गया, पर मैं संभल चुकी थी। मेरे इस हमदर्द के घर का पता सिर्फ मुझे मालूम था। कई बार आने के बावजूद धंधे के नियमानुसार मेरे पति को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी बच्ची को उठाया। जितना पैसा और जरूरी सामान मैं ले सकती थी सबको एक सूटकेस में रखा और कुछ भी सोचे समझे बिना इसके पास आ गई। उस समय तो ये भी नहीं जानती थी कि इसके पास सचमुच मुझे सहारा मिलेगा भी या एक दलदल से निकलकर दूसरे में जा गिरूंगी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस आदमी ने न केवल मुझे और मेरे बच्चों को सहारा दिया बल्कि अपना नाम भी दिया। एक झटके में अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ हमारे लिए इसने वो शहर भी छोड़ दिया। जो कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे और मेरे बच्चों को इसने वो सब कुछ दिया। सच कहूं तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं, कोई चिंता भी नहीं। अच्छा, चलती हूं, आपका बहुत समय ले लिया। सहसा उसने खड़े होते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाया तो एकदम लड़खड़ा गई। मेरे पूरे बदन में अभी तक रोंगटे खड़े हुए थे। जाने कब मैं उसकी कहानी सुनते हुए उससे एकदम सट कर बैठ गई थी, इसीलिए तुरंत मैंने लपक कर उसे थाम लिया। थैंक यू। उसके चेहरे पर एक कृतज्ञता भरी कुछ गीली सी मुस्कान थी। एक बात और, क्या अब आप मेरी कहानी लिखेंगी? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब